हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार जीएस एकेडमी। आज हम PYQ का तीसरा सेट करेंगे जो कि 2/4/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग गौर से देखिएगा। खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो ये देखिएगा, प्रोटीन होता है कि वसा? ये वसा है। प्रोटीन होता है कि वसा? क्या है? वसा। प्रोटीन होता है कि ये वसा है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण। तो खदानों में हमें गेहूं, चावल, मक्का जो भी हम खाते हैं, जो भी अनाज होता है, वो सब उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट में जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग फॉर्म है। क्या है? अलग अलग फॉर्म है। जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है, सेल्यूलोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये सब अर्थ है। तत्कालिक ऊर्जा के लिए हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। तत्कालिक ऊर्जा के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। तत्कालिक ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तत्कालिक ऊर्जा के लिए हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में जो है, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। कितना होता है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। कितना होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। और यहाँ से देखिएगा, विटामिन के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा। विटामिन जो होते हैं, विटामिन का खोज कौन किया था? विटामिन का खोज जो है किसने किया था? विटामिन का खोज फंक साहब ने किए थे। कौन से किए थे? फंक ने सन 1911 में किया था। सन 1911 में फंक साहब ने विटामिन का 1912 में फंक ने सन 1912 में विटामिन का खोज किया था। ठीक है। उसी प्रकार प्रोटीन का देखिएगा। प्रोटीन का सन 1838 ईस्वी में बर्जिलियस साहब ने इसका शब्द मतलब खोज किए थे। तो अगर पूछेगा कि वसा शब्द कौन दिए थे? तो बेल्लोर साहब ने दिए थे। बेल्लोर साहब ने दिए थे। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो इसको याद रखने का है कीडा यानी ए विटामिन, बी ए हो गया, उसके बाद डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इतने सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब देखिएगा, खाद्य जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग फॉर्म होता है। सेल्यूलोज, ग्लूकोज होता है। अगर किसी धावक को अगर तात्कालिक ऊर्जा देना है तो हम ग्लूकोज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, विटामिन का खोज कौन किया था? फंक साहब ने किए थे। सन 1912 ईस्वी में विटामिन का खोज किया। प्रोटीन शब्द कौन दिया था? सन 1838 में बर्जिलियस साहब ने दिए थे। वसा का खोज कौन किया था? तो बल्लोर ने। वसा जल में घुलनशील कौन वसा में घुलनशील कौन विटामिन है? ए, डी, ई, के, यानी बी और सी को छोड़कर वसा में सभी घुलनशील है। सबसे ज्यादा अगर पूछे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज में होता है? तो वसा में 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम में लगभग 9.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। 9.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। वसा में 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। वसा क्या क्या चीज खाने से आता है? तो देखिएगा, दूध हो गया, मक्खन, घी, और जो भी नट्स होते हैं, नट्स का मतलब क्या हो गया? ड्राई फ्रूट। क्या होता है? ड्राई फ्रूट यानी सूखे फल जैसे किशमिश, काजू, ये सब खाने से भी वसा होता है। इतना सारे क्वेश्चन को कवर किए। फर्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते रहिएगा। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखिए, किस प्रकार का अभिक्रिया है। अब सारा चीज को बता ही देते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, नीचे दिए समीकरण में किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसमें देखिएगा,
प्लस NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2K I PbL2 2K NO3 है। इसमें देखिएगा पीवी जो है इसके साथ एक बार चला गया, इसके साथ I के साथ चला गया, और NO3 जो है एक बार इसके साथ हो गया, यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ है। क्या हुआ है? आयनों का आदान प्रदान हुआ है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी ये यहाँ पे चला गया है और ये यहाँ पे चला गया है, यानी PbL2 प्लस KNO3, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक आयनों का आदान प्रदान होता तो सीधा विस्थापन होता, दो बार हुआ है तो द्वि विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या बनेगा? अब देखिएगा ये जो साहब है इसके साथ आ जाएगा, किसके साथ? जैसे देखिएगा HCl प्लस NaOH अगर अभिक्रिया करता है तो NaCl के साथ आ जाएगा, किसके साथ? NaCl प्लस H2, यानी आयनों का द्विविस्थापन का मतलब होता है आयनों का विस्थापन, आयनों का विस्थापन होना, आयनों का विस्थापन होना ही डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी दो बार आयन का मतलब आदान प्रदान होता है, यानी Cl N के साथ चला गया, फिर H इसके साथ चला गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर एक में रहता तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता। संयोजन किसे कहेंगे? यानी दो चीज को मिलाकर एक बनता हो। जैसे देखिएगा जैसे देख लीजिए संयोजन किसको कहेंगे? जैसे C+O2, यानी दो चीज को मिलाकर एक चीज बना दिया तो इसको CO2, यानी संयोजन हो गया। यानी अगर A प्लस B को मिलाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोडक्ट में C बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? C। वियोजन उसे कहते हैं जो टूट कर दो भागों में बढ़ जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2, यानी अगर मान लीजिए कि AB कोई प्रोडक्ट है, अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या में बदल जाएगा? A प्लस B में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? यानी दो बार आयनों का आदान प्रदान होगा, उसे द्वि विस्थापन कहेंगे। जैसे HCl, जैसे यहाँ पे देखिए दो बार आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसमें भी दो बार आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी दो को मिलाकर एक हो जाना, यानी A प्लस B यानी C के बराबर हो जाएगा। वियोजन में क्या होगा? यानी एक चीज टूटकर दो भागों में बढ़ जाना, एक चीज टूटकर दो भागों में, यानी AB को अगर तोड़ेंगे तो A प्लस B में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? फल को पकाने में किसे प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, ऐसे तो इसमें ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ये होगा। अब देखिएगा दो पॉइंट इसमें होता है। प्राकृतिक रूप से फल जो पकता है, प्राकृतिक रूप से फल किसके द्वारा पकता है? फल जो पकता है किसके द्वारा पकता है? फल किसके द्वारा पकता है? फल जो है पकता है, ये पकता है प्राकृतिक रूप से अगर पूछेगा तो एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन, यानी इसका फॉर्मूला होता है C2H4। यानी प्राकृतिक रूप से अगर मानव उसको अपने तरह से पकाता है, यानी कृत्रिम ढंग से, यानी कार्बाइड ढंग के कृत्रिम रूप से फल पकाते हैं, कृत्रिम रूप से फल पकता है, तो उसके लिए हम एसिटिलीन का यूज करते हैं। किसके लिए? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। लेकिन इसमें पूछा नहीं गया था कि प्राकृतिक या कृत्रिम, इसीलिए आंसर क्या हो गया था? C2H4। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे कि प्राकृतिक रूप से फल किसके द्वारा पकता है, मतलब अपने आप कैसे पक जाएगा? तो एथिलीन के द्वारा, यानी इसका फॉर्मूला होता है C2H4। अगर कृत्रिम ढंग से, यानी मानव अपने मतलब रसायनों का प्रयोग करके अगर उसको पकाता है तो उसमें किस चीज का प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन का, C2H2 का। एसिटिलीन का प्रयोग जो होता है वेल्डिंग करने के लिए भी किया जाता है। लोहे में वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, वेल्डिंग के लिए भी एसिटिलीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग जानते हैं, ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। किसका है? प्रोपेन का भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है?
जीरो वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर कि 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर, तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय दाब पर होता है। यानी अब देखिएगा जल का क्वथनांक उसको कहेंगे जब, अब देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, कितना डिग्री पर, यदि किसी चीज को गर्म करेंगे, देखिए क्वथनांक उसको कहेंगे, क्वथनांक का मतलब होता है, क्वथनांक का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वथनांक का, देखिए अंग्रेजी में नाम अगर याद कीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर किसी चीज को गर्म करते हैं, अगर किसी चीज को गर्म करते हैं, अगर किसी चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने के दौरान वाष्प में बदल जाता है, यानी किसी चीज को गर्म करने के दौरान वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, वही क्वथनांक होता है। वही क्या होता है, अगर किसी चीज को हीट किए, और वाष्प में बदल गया तो वही क्वथनांक होता है। अब पानी के लिए कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस मिनिमम चाहिए, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्वथनांक निर्भर करता है। जैसे वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? तो व्हिटकर साहब ने पादप जगत को 5 श्रेणियों में बांटा था। पादप, कवक, प्रोटिस्टा, कितने जगह में, 5 भागों में बांटा था। अब देखिएगा अब कितने जगह में, अब इसको बांटा था मोनेरा। देखिए व्हिटकर साहब ने पादप जगत को 5 वर्ग में बांटा। कितना वर्ग में बांटा था? 5 वर्ग में। अब देखिएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। क्या? पादप, कवक और जंतु। यानी अब देखिएगा, अब व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो 5 दंड किया था। कितना का? 5 का। अब देखिए मोनेरा कैसा जीव है? ये एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है, और प्लस में प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा कैसा जीव है? ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये कैसे हैं? ये यूकैरियोटिक है, यानी इसका सेल डेवलप है, यूकैरियोटिक है, इसका सेल अनडेवलप्ड है, यानी पहला जैसे है। पादप, कवक और जंतु ये सभी बहुकोशिकीय हैं। क्या है? बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सभी जो है बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है, इसीलिए बहुकोशिकीय हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुनियोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुनियोजित टीका है जो बच्चों के डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये डीपीटी का टीका है। किसका टीका है? डीपीटी का टीका है। किसका टीका है? डीपीटी का टीका है। अब देखिएगा डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब यहां से चलिएगा, डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूटिस, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टिटेनस। यानी डिप्थीरिया का पूरा फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टिटनेस। पर्टूटिस को ही काली खांसी नाम से भी जाना जाता है, काली खांसी के नाम से जाना जाता है, काली खांसी के नाम से जाना जाता है। यानी डीपीटी का फुल फॉर्म किसका होता है? डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टिटनेस। ये
मतलब काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। पोर्टिटिस को क्या कहा जाता है? काली खांसी के। यह मुख्यतः जो है, यह मुख्यतः जो है 5 साल के बच्चों में होता है। 5 साल के बच्चों में होता है। यह मुख्यतः कितने साल के बच्चों में? 5 साल के बच्चों में होता है। 5 साल के बच्चों में होता है और 60 साल के 5 साल के बच्चे में और जो मान लीजिए 60 साल के बाद वाला में होता है। 60 साल के बाद वाला प्राणी में भी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए बीसीजी के बारे में आप लोग जानते हैं, फर्स्ट दिन बताए थे। इसका फुल फॉर्म होता है वैलिसिलस कामेट ग्यूरी। क्या होता है? ग्यूरी यानी बीसीजी का टीका उसको लगाया जाता है जिसको टीबी हो जाता है, यानी इसको यक्ष्मा हो जाता है। यक्ष्मा या तपेदिक हो जाता है। तपेदिक इस सब के लिए इसका टीका यूज किया जाता है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कामेट ग्यूरिन होता है। 5 साल के बच्चों में और 60 साल के वृद्ध पुरुषों में डिप्थीरिया होने का शंका है। डिप्थीरिया कहाँ पे होता है? तो ये होता है कान में, नाक और ट्रेकिया यानी श्वास नली आदि सब में सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? सूजन होता है, उसी को डिप्थीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत ह्रास में किस कारण से होता है? ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, मीथेन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है CCl2F2। इसको उद्योग में CFC12 के नाम से भी जाना जाता है। CFC12 के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रोड्यूस कहाँ से होता है? इसका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? इसका यूज कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में होता है। उसके बाद फोम इत्यादि स्प्रे सब में यूज होता है। किसका होता है? रेफ्रिजरेटर हो गया, फोम हो गया। और यह ओजोन परत को ह्रास करने में सबसे मुख्य कारण बनता है। अब देखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को उस दिन बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है N2O। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसको एंथेसिया में यूज किया जाता है। इसको एंथेसिया में यूज किया जाता है। यानी मरीजों को बेहोश करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक नाम CCl2F2 होता है। उद्योग धंधों में इसे CFC12 कहते हैं। इसका यूज कहाँ से यूज होता है? रेफ्रिजरेटर में, फोम में और स्प्रे में यूज किया जाता है। और मीथेन का रासायनिक नाम क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? प्राकृतिक पर्यावरण में दोनों सम्मिलित है, यानी जीवीय और अजीवीय, यानी अबायोटिक अबायोटिक दोनों शामिल होते हैं। यानी कौन? यानी जीवीय भी शामिल होता है और ये भी शामिल होता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। यानी जीवीय और अजीवीय दोनों होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? यानी बायोटिक भी होता है और अबायोटिक भी होता है। यानी अबायोटिक का मतलब हो गया निर्जीव पदार्थ जो भी हो गया पर्यावरण में, जैसे कुर्सी टेबल बोर्ड आदि सब जो हो गया निर्जीव पदार्थ वाला, ये सब हो गया। जीवीय में क्या हो जाएगा? रुक जाइएगा दोस्तों, जीवीए में क्या हो जाएगा? कुर्सी टेबल बोर्ड ये सब हो गया। जीवीए में क्या हो जाएगा? जैसे लिख लीजिए पेड़ पौधा मानव। यानी पर्यावरण जो कहने का मतलब है, पर्यावरण सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का कड़ी है। ठीक है, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों सम्मिलित होते हैं, जिसमें पेड़ पौधा मानव जानवर ये सभी आएंगे। तो पूछे कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो बायोटिक और अबायोटिक बोथ आर कंक्लूडेड, यानी दोनों शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्तरीकरण की एक विधियों में से पुरुष
अस्थिकरण नहीं होगा, नसबंदी, पुरुष नसबंदीकरण, नसबंदी मतलब पुरुष निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का एक विधि, अस्थिकरण जो हो गया यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का अस्थिकरण, यानी पुरुष का जो भी देखिए, पुरुष का नसबंदी, यानी पुरुष को नसबंदी किससे करते हैं, वैक्सोटोमी से। देखिए वैक्सोटोमी पुरुष में कैसे होता है, यानी शुक्राणु से जो नली जो जाती है उसे काट कर और सील कर दिया जाता है कि शुक्राणु मतलब वहां तक नहीं जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, वैक्सोटोमी कहते हैं। यानी पुरुष का नसबंदी, देखिए शॉर्टकट में याद रखिए, पुरुष का जो भी नसबंदी करते हैं, पुरुष का नसबंदी कौन मेथड से करते हैं, नसबंदी पुरुष का नसबंदी कौन मेथड से करते हैं, तो ये करते हैं वैक्सोटोमी, किससे, टोमी। इसमें क्या होता है, शुक्राणु से जो आने वाली नलियां है उसे काटकर और सील कर दिया जाता है। और देखिए स्त्री के नसबंदी कैसे करते हैं, स्त्री का नसबंदी जो है, स्त्री का नसबंदी ये भी जान लीजिए, इसको ट्यूबेक्टोमी के द्वारा किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी के द्वारा स्त्रियों का नसबंदी किया जाता है। इसमें जो है फ्लोपियन, इसमें क्या किया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे गर्भाशय से अंडाशय से मिलने वाली नलियां बंद हो जाती है। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिएगा कॉपर टी, गोलियां, ये सब गर्भ निरोधक चीज है, ये सब क्या है, गर्भ निरोधक चीज है, यानी गोलियां खाकर भी गर्भ को निरोधक चीज है, कॉपर टी भी गर्भ निरोधक चीज है। नेक्स्ट, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है, 2 सेकेंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी। अब देखिएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 20 मीटर पर। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद क्या कर रहा है, त्वरण जो है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण कितना है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद उसका चाल क्या होगा, यानी टाइम कितना है, 2 सेकेंड, तो यानी 2 सेकेंड के बाद पूछ रहा है उसका चाल, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग जानते हैं गति के पहला समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है, क्या होता है, v बराबर u प्लस at, यानी v का मान निकालना है, u कितना दिया हुआ, 20 दिया है, a कितना है, a तो हमारे पास 4 है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 है, यानी देखिए, यानी हो जाएगा 20 प्लस 4 गुना 8, यानी हमारे पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 28 मीटर प्रति सेकेंड। चाल का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना निकल के आ गया, 28 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर पूछे कि गति कौन सा है, गति का पहला समीकरण है, गति का पहला समीकरण गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है, किसके समय, वेग और समय के बीच के संबंध को गति का पहला समीकरण बताता है। गति के 3 समीकरण हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण भी लिख देते हैं, एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या है, 3 समीकरण है, 3 से ही क्वेश्चन बना जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर होगा, हम लोग जानते हैं वेट बराबर क्या होता है, mg, क्या होता है, वेट बराबर mg, यानी ये वेट है, यानी ये क्या है, भार है, क्या है, w यानी वेट भार, ये क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पे देखिएगा w बराबर mg हो गया, यानी मास कितना दिया हुआ है, यानी वजन कितना है 20, हम लोग जानते हैं स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 उतरेगा, इससे ये कट गया, 98 दूना 8 दूना 16 और 9 दूना 18 1 19, 196 डब्ल्यू आई हो जाएगा न्यूटन, यानी बल अति वजन कैसे है, मतलब क्या होता है, न्यूटन, यानी 196 न्यूटन आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 196 इज द राइट आंसर। देखिएगा कहता है 20 किलोग्राम का वजन है, छोटका जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी W बराबर mg, वजन या बल कैसे, मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 20 हो गया, और g का मान क्या होता है 9.8, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, 9 दूनी 18 1 19, यानी 196 न्यूटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
किसी वस्तु का वजन 10 न्यूटन है, जब उसे वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रह जाता है। उसका कितना न्यूटन रह जाता है? 8 न्यूटन रह जाता है। तो उसे वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? अब देखिए, अब यहाँ पे अगर समझ के भी बनाइएगा तो बन जाएगा। अगर कहता है किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, हवा में कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जब उसे वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया गया, ये द्रव मान लीजिए हवा में 10 न्यूटन था, पूरा द्रव में डुबाया गया, क्या है? डुबाया गया, तो उसका वजन 8 न्यूटन रह जाता है। 8 न्यूटन रह जाता है तो उसको जरा हटाएगा द्रव, तो हटाया, कितना हटा गया? 2 न्यूटन से विस्थापित हो गया। कितना हो गया? हटाया गया द्रव का कितना से विस्थापित हो गया? 2 न्यूटन से। इसमें तो कुछ सोचना ही वाला बात नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्य में ध्वनि श्रव्यता का परिसर क्या है? मनुष्य में ध्वनि श्रव्यता का परिसर उसी दिन हम बताए थे श्रव्य वाला क्वेश्चन में, जो श्रव्यता का परिसर है कि मनुष्य यानी सिर्फ किसको सुन सकता है? श्रव्य को, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच जो रहता है उसी को मनुष्य सुन सकता है। यानी लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकता है, यानी यही श्रव्य श्रेणी। यानी मनुष्य किसको सुन सकता है? यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को श्रव्य श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य श्रेणी, श्रव्य श्रेणी। अब यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को क्या कहते हैं? पराश्रव्य। क्या कहते हैं? पराश्रव्य कहते हैं। इसको कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता सुन सकता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या कहते हैं? अवश्रव्य। क्या कहते हैं? अवश्रव्य, अवश्रव्य कहते हैं। इसको कौन सुनता है? गैंडा, हाथी, वेल हो गया, गैंडा, हाथी, वेल हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया। क्या हो गया? दरियाई घोड़ा हो गया। ये सब इसको सुन सकता है। भूकंप आने से पहले सबसे पहले कौन श्रव्य सुना किसको मालूम चलता है? तो यही जानवर सबको, जंगल में जानवर सबको पहले मालूम चल जाता है। तो पूछेगा कि अब श्रव्य मतलब तरंग में कितना इसका परिसर है? तो 20 हर्ट्ज से कम। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला पराश्रव्य, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या हो जाएगा? श्रव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्ग में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन, एक नवीकरणीय संसाधन, और एक क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या होता है? एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसको बार बार यूज कर सकते हैं और जो नवीन हो, जो नया मेथड हो और जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे एक बार यूज करने के बाद पुनः दोबारा यूज नहीं हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे हम मान लेते हैं सौर ऊर्जा का यूज करेंगे, ये नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा इसका यूज करेंगे, सौर ऊर्जा ये सब हो गया। इसमें क्या यूज करेंगे? जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म वाला, कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म वाला जो है ये सब सौर ऊर्जा हो गया। कोयला, पेट्रोल ये, इसके बाद जितना भी खनिज वाला सब सामान हो गया, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय, यानी एक बार यूज कर लेंगे। जैसे कोयला को एक बार जला देंगे, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे वो क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। और जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, तो जैसे सौर टॉर्च हो जाएगा, और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो हो गया नवीकरणीय हो गया। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.1, 0.4, 0.2 और 0.7808। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। कितना होता है? 78% होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 78% होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 0.7808 अगर इसको उड़ाते हैं
4 जीरो हो जाएगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से अगर गुना करते हैं तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, यानी 78.08 हो जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 78% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, 78% लगभग ले लीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन 20 दशमलव कुछ होता है 98, लेकिन 21% ले लीजिए, 21% नाइट्रोजन ऑक्सीजन। आर्गन ले लीजिए, आर्गन होता है 0.9%, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन 0. CO2 ले लीजिए 0.03%। ये सब होता है, ये डाटा याद रखिएगा, ये भी और पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है तो नाइट्रोजन होगा। इसी में पूछ देता है भूपटपट्टी पर सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है, भूपट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा, उल्टा होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? प्रथम पृथ्वी आयोजन जो है 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था, जो कि ब्राजील के एक शहर है, ब्राजील का शहर जो है ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में जलवायु संरक्षण के लिए किया गया था, जलवायु संरक्षण के लिए किया गया था। लगभग 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। कितना से? 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। और जलवायु के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधे को बचाने के लिए, जलवायु मतलब पोल्यूशन कम करने के लिए इस पर विचार किया गया था। सन 1992 में कहाँ किया गया था? ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस चीज का यूज किया जाता है? जल का किया जाता है कि पेट्रोल का किया जाता है कि कोयला का किया जाता है? तापीय ऊर्जा में यानी हीट देना है, क्या देना है? हीट देना है। तो कोयला से अभी भी हम जानते हैं, कोयला से बहुत सारा बिजली का उत्पादन होता है, यानी तापीय ऊर्जा में हम किसका यूज करेंगे? कोयला का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कोयला का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें भी ले चलिए, पेट्रोल का जो शुद्धता है, पेट्रोल का शुद्धता जो हम नापते हैं, शुद्धता मापते हैं ऑक्टेन के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? ऑक्टेन, यानी कितना ऑक्टेन जो उस पर निर्भर करेगा। इसी में एक आता है डीजल, डीजल का C10 का द्वारा करेंगे, C10, डीजल का C10। अब देखिए कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय, यानी इसको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, यह पर्यावरण पोल्यूटेड करता है। ठीक है। पेट्रोल भी क्या है? अनवीकरणीय, यानी जितना भी खनिज वाला जो भी सामान होगा सभी अनवीकरणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या होता है? तो इसका वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा होता है, यानी एक यूनिट। नहीं कहता है कि किसी के खपत 10 यूनिट है, 5 यूनिट है, 20 यूनिट है, तो एक यूनिट है, एक यूनिट। मान लीजिए इसका अगर यहाँ पे एक इकाई ना देखे, kWh होगा। क्या होगा? kWh, यानी अगर पूछे कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। अगर हमको खपत निकालना हो, एक यूनिट अगर किसी का खपत निकालना हो, इसका एगो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है VIT/1000। क्या होता है? VIT/1000, यानी V से वोल्टेज, I से एम्पियर यानी धारा, T से टाइम, क्या? टाइम, यानी बटा 1000 से भाग कर देंगे तो ऐसे पता चल जाएगा कई यूनिट खपत है। ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा VIT/1000। इसके बाद एक यूनिट में, एक इकाई में 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। कितना होता है? एक यूनिट में 3.6 गुने 6 जूल। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदुओं A तथा B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध यानी क्या होगा? देखिए इस प्रतिरोध में अब निकालना है। आप देखिएगा
देखिए ये सभी एक ही तार से जुड़ा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार से, ये दूसरा तार से जुड़ा हुआ है। जब एक ही तार से एक जुड़ा हो तो यानी श्रेणी क्रम में होगा, ये दूसरा से समांतर में। पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज वाला पार्ट निकाल लेंगे, यानी इतना पार्ट निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों एक ही तार में जुड़ा हुआ है, क्या एक ही तार में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम का क्या होता है, श्रेणी क्रम मतलब लगातार वाला, यानी आर एस लिख देते हैं, आर फॉर रेसिस्टेंट, एस से सीरीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 लिख दीजिए, यानी 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम, कितना हो गया 6 ओम, यानी ये दोनों हो गया। अब इसका फिगर कैसे बन जाएगा, अब देखिएगा, अब इसका जो फिगर है, अब यहाँ पे तो 3 ओम है, ये है क्या, 3 ओम तो यहाँ पे है, और ये जो ऐसे था ये ऐसे ऐसे हो गया और यहाँ पे आ गया, ये भी ये कितना ओम का हो गया, 6 ओम का हो गया, कितना ओम का हो गया, 6 ओम का। अब यहाँ पे देखिए आर जो है, आर अब पैरेलल निकालेंगे, आर पैरेलल, अब यानी 6 ओम का हो गया, आर पैरेलल निकालेंगे तो क्या होता है, पैरेलल का समांतर क्रम का 1 बाई R1 प्लस R2 होता है, यानी 1/6 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 1 प्लस 3 दूना 6, यानी 2 एका 3, 2 एक 3, 3/6, यानी इसका अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 1/RP बराबर क्या होगा, 1/2, यानी RP अगर उलट देंगे ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी इतना तक तो हम निकाल दिए, ये पूरा हो गया खत्म। अब अगर इसका हम फिगर बनाए तो कैसे बनेगा, अब देखिएगा, अब वो 3 ओम का सीरीज है, 3 ओम का सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट और यहाँ पे आइए, नया वाला निकाले हैं और ये फिर पुराना वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे कितना है, 3 ओम है, 3 ओम है, और ये अभी निकाले हैं से 2 ओम है, और ये पुराना वाला कितना था, 3 ओम था। अब सब एक तार में जुड़ गया, अब फिर से नया सीरीज निकालना पड़ेगा, RS यानी पैरेलल, यानी कितना हो गया, 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस उसके बाद 3 ओम, ठीक है, यानी 3 और 2 5 8 ओम, यानी समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 8 ओम का तार इसमें लगा हुआ है, समझ में आया। यानी पहले तो इस ट्रायंगल का निकालेंगे, तब उसके बाद ओवरऑल पूरा के सीरीज बनाकर तब निकालेंगे, यानी ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, किसका करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब देखिएगा समतल दर्पण का होगा नहीं, उत्तल का होगा नहीं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं निकट दृष्टि दूर करने में, निकट दृष्टि दोष दूर करने में। अब देखिएगा गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, उसके बाद हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण, या इसी को सेविंग दर्पण भी बोल सकते हैं, जो सेविंग कराते हैं वो दर्पण हो गया सेविंग दर्पण में। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, निकट दृष्टि दूर करने में अवतल दर्पण का यूज करेंगे। उसके बाद अवतल निकट दृष्टि, अवतल लेंस होता है, सॉरी इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये नहीं होगा, अवतल लेंस का यूज में करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, हजामती दर्पण, ये सभी में यूज करेंगे। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करेंगे, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। अवतल दर्पण को हम, अवतल दर्पण से बना प्रति वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, यानी जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसके पीछे जो मिरर लगा रहता है उसमें देख के पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको यूज करने के लिए उत्तल दर्पण, इससे बना प्रोटीन छोटा प्रोटीन बनाता है, इसलिए बनाते हैं। समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण मान लीजिए ये है,
ठीक है, जितना वस्तु प्रतिबिंब दूरी रहेगा उतना ही पर उसका, जितना पर वस्तु दूरी रहेगा उतना ही पर उसका प्रतिबिंब दूरी बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु की दूरी होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का दूरी होगा, यानी u = v होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िएगा और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।